बात अब बिहार चुनाव की। बिहार में कल आखिरी चरण का दंगल है, लेकिन आखिरी फेज की लड़ाई के मुहाने पर नेताओं ने इमोशनल कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया है। कोई इन विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता रहा है, तो कोई राज्य की जनता के नाम भावुक चिट्ठी लिख रहा है। सवाल यह है कि क्या इमोशनल कार्ड वाकई इमोशन से भरा हुआ है या फिर सत्ता बचाने का हथियार मात्र है। बिहार में एक जंग चुनाव की जारी है तो एक जेल से भी लड़ी जा रही है। जी हां, लालू यादव जो कि चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में जेल में बंद हैं, उनकी ये दिवाली भी जेल में ही मनेगी, ये फिलहाल तय हो गया है, क्योंकि आज होने वाली सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टल गई है। सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लालू प्रसाद के दावों पर वो जवाब दाखिल करेगी, इसके लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। सीबीआई की इस गुजारिश को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने अदालत ने सीबीआई को 24 नवंबर तक का वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और सुनवाई के लिए 27 नवंबर को तारीख निर्धारित कर भी दी गई है। मतलब चुनाव के बीच में भी लालू यादव अपने बेटों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं आखिरी चरण से ठीक पहले इमोशनल दाव चलकर एनडीए ने बढ़त लेने की कोशिश की है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, मौका दीजिएगा, अंत भला तो सब भला। और इसी तीसरे और आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री ने भी बिहार के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है। दरअसल ऐसे में अब कुछ जानकार हैं जिनका मानना है कि सरकार विरोधी लहर के कारण इन चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार से खासी नाराज है, जिसका उदाहरण हमें मधुबनी की रैली में देखने को मिला। विपक्षी माने तो यही वजह है कि नीतीश को जब कुछ समझ नहीं आया, जब कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने आखिरी दाव चल दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटर्स पर सीएम की अपील का असर कितना होता है। अंतिम दौर की कई सभाओं में नीतीश ने वोटर्स को उनके किए गए कामों को भी गिनवाया, लेकिन नीतीश के बयान के बाद विपक्षी दलों ने उन पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार को तो पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा सीएम पर हमला करते हुए कि मैं तो लंबे समय से कह रहा हूं नीतीश कुमार अब पुराने हो गए हैं, वो बिहार को मैनेज कर नहीं पा रहे। हिसाब मांग रही थी, तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई, आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों, जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। और जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। साफ है कि जदयू और भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। अच्छा होता नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी प्रवासी मजदूरों को बदहाली की कगार पर खड़ा करने, किसान की फसल की कीमत ना देने, बिहार के युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने, बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा के अंधकार में धकेलने, बिहार के शहरों को कचरे के ढेर में तब्दील करने और बिहार की बर्बादी के लिए माफी भी मांगते, तो शायद बिहार की जनता उन्हें माफ कर देती। तो अलग अलग तरीके से तंज विपक्ष कर रहा है। नीतीश ने बयान दिया और बयान के बाद कोई उन्हें संन्यास लेने की हिदायत दे रहा है, तो कोई कह रहा है वो पुराने हो चुके हैं। इस बीच आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश को राजनीति छोड़कर आराम करने की सलाह दे दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। ट्वीट आपको दिखाएंगे।
उन्होंने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार जी ने हकीकत का ध्यान रखते हुए सही समय पर सही ऐलान कर दिया है। अब छोटे भाई को आशीर्वाद दें और विदाई लेकर वो आराम करें। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया विपक्षी कैसे कैसे हमले कर रहे हैं, कैसे कैसे तंज कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि छोटे भाई को मौका दीजिए, आपने सही वक्त पर राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। उधर विरोधियों ने नीतीश पर हमलावर रुख दिखाया, तो सहयोगी बचाव में कैसे उतर आए, ये भी सुनिए आप। लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं, 75 पार कर चुके हैं, तो उनको संतोष नहीं है। जेल से भी बगुला भगत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में राफ साफ करके खोल के रख दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद, उनको बधाई। चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूं ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। जिस गति से और जिस सच्चाई से नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाए हैं, उनके सामने अभी कोई नहीं यहाँ विकल्प है। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिल है, और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। देखिए, एनडीए की तरफ से तो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और पहले से ही घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा, तो बचाव में बाकी नेताओं को आना पड़ा। इस बीच पूर्णिया की रैली में नीतीश ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है, ये आपको सुनना जरूरी है। का दायित्व है, हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। ये अपना ही अंदाज है नीतीश कुमार का, जो मंच से दिखाई देता है। इससे पहले भी कई बार दिखाया, लेकिन ये खास था कि उन्होंने कहा ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला, तो वहीं पीएम मोदी ने भी बिहार के नाम एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे एनडीए को मौका देने की बात कही है। कहा है कि बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एक तरफ इमोशनल कार्ड नीतीश कुमार का, तो दूसरी तरफ इमोशनल चिट्ठी प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के नाम लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आखिरी चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन बिहार के लोगों के नाम क्या चिट्ठी लिखी, ये आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश सरकार जरूरी है। उन्होंने चिट्ठी में लोगों से एनडीए पर भरोसा करने और बिहार के विकास के लिए नीतीश सरकार को चुनने की अपील की। आगे वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार के लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, एनडीए को मौका देंगे। पीएम ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र है और इसी के आधार पर बिहार के गौरवशाली अतीत को हम फिर से स्थापित करेंगे। चिट्ठी में आगे उन्होंने लिखा, लोगों को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। एनडीए ने बिहार में बिजली, पानी, सड़क, इलाज, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सब कुछ, हर क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं। पीएम ने लिखा कि बिहार के विकास में ना कोई कमी आए, विकास की योजनाएं कहीं अटके नहीं, भटके नहीं, इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत है और आप लोग एक बार फिर से नीतीश सरकार को मौका दीजिए, एनडीए को मौका दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ पहुंचा है। कल 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन बिहार चुनाव पर ग्राउंड जीरो से लगातार चुनावी मौसम के बीच में लोगों से बात कर रही हैं। इस चुनाव को लेकर मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव औराही हिंगना पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। शुभ्रा सुमन साथ में मौजूद थी। रेणु जी के बड़े बेटे पद्म पराग रेणु बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके हैं।
2010 से 2015 तक रेणु जी के कमरे में उनकी स्मृतियों के बारे में और सरकारी उदासीनता को लेकर कुछ खास बातचीत हुई है, आप सुनिए। को सिरचन याद है? क्या आपको संवदिया याद है? बिरजू की माँ याद है? क्या आपको हिरामन याद है? अगर ये किरदार आपको याद हैं, तो अररिया के इस गांव में आकर आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी इस वक्त मुझे हो रही है। मैं इस वक्त फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना में मौजूद हूं। फणीश्वर नाथ रेणु एक ऐसे कथाकार जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने जब भी लिखा तब सामाजिक बदलाव की बात की, समाज के पुरानेपन, समाज के रूढ़िवाद के खिलाफ जो बगावत थी वो उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में झलकता था। और उसके साथ ही लोक कला को, लोक संस्कृति को बचाकर रखने की चाह, वो ललक, वो जीवटता भी उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में झलकती थी। हम फणीश्वर नाथ रेणु का पता पूछते पूछते यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो कमरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर फणीश्वर नाथ रेणु लिखा करते थे बैठकर। और वो इस कमरे को जानते हैं, शॉक ऑब्जर्वर कहा करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जितनी अच्छी या बुरी खबरें जिंदगी में उन्हें मिली हैं वो इसी कमरे में मिली हैं। मैं आपको इस कमरे में लेकर चलती हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फणीश्वर नाथ रेणु की ये विरासत जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से क्या संदेश निकल कर जा रहा है और इस गांव को, इस परिवार को आखिर आज क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है। आइए हम जरा अंदर समझते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पद्म पराग जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से विधायक रह चुके हैं 2010 से 2015 तक। और हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फणीश्वर नाथ रेणु का गांव होने का क्या इस गांव को सिला मिला है, और जो रेणु जी की विरासत है उसके बारे में भी जरा हम उनकी स्मृतियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं शुरुआत करती हूँ पद्म पराग जी। मैं पढ़ रही थी, साहित्यकार निर्मल वर्मा ने भी फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में लिखा है कि वो एक मानवता की दृष्टि से परिपूर्ण कथाकार थे और उन्होंने बिहार के एक भूखंड में जो किसानों की नियति है उसे, उस रेखा को बिल्कुल व्यक्त कर दिया था अपनी कथाओं के जरिए। आपकी स्मृति क्या कहती है? सबसे पहले शुरुआत में स्मृतियों से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो उतना ही जानते हैं रेणु जी को जितना हमने उनकी कहानियों में, उपन्यासों में पढ़ा है। लेकिन आप उन्हें किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं? किस तरह के मूल्य उन्होंने आपको सिखाए हैं, अगर आज मैं आपसे पूछूं? देखिए, बड़े पुत्र होने के नाते मुझे जो सौभाग्य मिला, पिता का जो सानिध्य मिला, वो अन्य भाइयों को नहीं मिला। और पिताजी सरल स्वभाव के थे, गुस्सा कभी नहीं करते थे और मिलनसार थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के सुख दुख में वो शरीक होते थे। इस गांव को अभी तक वो विकास मिला है क्या? वो पहचान मिली है जो रेणु जी के गांव को मिलनी चाहिए? क्योंकि दूर दूर से रिसर्च स्कॉलर्स आते होंगे, विदेशों से भी आते होंगे, आप लोगों से बात भी करते होंगे, यहाँ पर ठहरते भी होंगे। क्या एक संदेश यहाँ से जा पाया है? क्योंकि रैलियों में तो हम कई बार फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुनते हैं, लेकिन वो पहचान मिल पाई है इस गांव? देखिए, 2010 से 15 तक हम विधायक रहे और जिस सड़क से आप आए वो सबसे बाद में